अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 115 हमारा स्टार्ट हो गया जी। प्रॉबेबली आज लास्ट लेक्चर होगा और इसमें हमने रीसेंट अटैम्प्ट को डिस्कस करना है। रीसेंट अटैम्प्ट के अंदर एक सवाल ऐसा है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 44 मेरा था, तो अदनान साहब के बच्चों को ये लेक्चर 44 उनके पोर्टल पे अवेलेबल कर दिया गया था और चूँकि मुझे पता है आप भी भूल रहे होने इसको, तो इसलिए मैंने उन्हें कह दिया है कि मुझे भी लिंक सेंड कर दें। सिर्फ इस पोर्शन को इस लेक्चर में से कट करके अपलोड किया गया था, तो वो मैं आप लोगों को भी ग्रुप में भिजवा दूंगा इस आज वाले 115 लेक्चर के साथ ही, ठीक है। इन केस अगर उसको भी देखना चाहे कोई बच्चा, तो ऑनलाइन वालों को भी। वैसे ऑनलाइन वालों के पास लेक्चर 44 में ये अवेलेबल होगा। अच्छा, आप आपस में बातें नहीं करनी। इसके अलावा टोटल इस पर्चे के अंदर खैर से सिर्फ 9 सवाल हैं और 9 के 9 सवाल में से सिर्फ एक सवाल हमने देखा है, उसके अलावा बाकी किसी सवाल को हमने दूर से भी नहीं देखा था। तो एक तरह की असेसमेंट भी होती है आखिरी क्लास के अंदर। एक तो इसके पीछे रीज़न ये भी थी साथ साथ ना करवाने की कि सर अदनान के बच्चों को भी ये रीसेंट अटैम्प्ट अवेलेबल करनी थी मैंने। तो एक सवाल बीच में डिस्कस किया, तो मैंने कहा ये इस तरह मिक्स होने की बजाय बेहतर है कि एंड पे जो है वो एक ही लेक्चर करके, और इन केस अगर उनमें से भी कोई आना चाहे तो उसको भी बुला लूँगा, तो इसलिए इसको एंड पे भी रखा। और दूसरी बात ये भी होती है कि ज़रा थोड़ी सी अपनी असेसमेंट भी हो जाती है कि जो हमने सारी तैयारी कर ली, अब तैयारी करने के बाद ये पेपर अगर हमारे सामने होता तो क्या होता, ठीक है। तो बच्चों के आने का सिलसिला चू नक्का अभी जारी है, चना नचा। हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 3 थे। एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें उसने वो हम जो पढ़ा करते थे, लीज, इज़ अ लीज और इज़ नॉट अ लीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट, उसकी बेस के ऊपर लीज में से 8 नंबर का सिर्फ सवाल आया था और जो हम खप खप कर करते थे वो नहीं आया। तो हर अटैम्प्ट में ऐसा कोई ना कोई सरप्राइज़ होता है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना हमने, ठीक है। खैर अब इस दफ़ा इस तरह का आ गया तो प्रॉबेबली अब अगली दफ़ा नॉर्मल किस्म का जैसा सवाल आता है वो आ जाएगा, लेसर का, लेसी का, या मतलब उसकी जर्नल एंट्रीज मांगेगा, एक्सट्रैक्ट्स या नोट्स वगैरह, ठीक है। लेकिन इस तरह का सरप्राइज़ हुआ ही करता है। एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वैसे एक दफ़ा गुजारा ज़रूर था, आपको तसल्ली हो, ज़रा आपको थोड़ा मोटिवेशन हो जब जब मैं आपको वो करवा रहा था डिस्क्लोजर्स, कि ये देखो एज़ इट इज़ डिस्क्लोजर जो है वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ वाला जो हमने पढ़ा हुआ था वहाँ से, ये पिछली बार भी बच्चों को हमने ऐसे ही पढ़ा दिया था और ऐसे ही याद करवा के भेजा था, और ये 3 नंबर का इसमें से एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट आएगा। तो ये प्योर थ्योरेटिकल यहाँ पे डिस्क्लोजर बनाना था, ठीक है। ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस को अलग कर रहा हूँ। IFRS 15 के अंदर उसने जर्नल एंट्रीज मांग ली थी, इसमें डिस्कशन नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद MCQs थे, IS 12 का सवाल, कन्वेंशनल सवाल 17 नंबर का आसान सवाल था, कंसोलिडेशन का 18 नंबर का बैलेंस शीट का सवाल था, और ये IS 37 का सवाल अगेन डिस्कस वाला आ गया था, यानी कि ये थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस हैं। वैसे तो बच्चे मेरे ख्याल में पूरे हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा, मिक्सचर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। बच्चे काफ़ी हद तक आगे, मैं सोच रहा था ज़रा पहले थ्योरेटिकल कर दूं, लेकिन थ्योरेटिकल ज़रा बोर कर देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 9 पूरे का पूरा ही थ्योरेटिकल, यानी कि इसमें उसने कहा था डिस्कस करने का, ठीक है। और अच्छा सवाल, लेकिन आपके काबू का। किसी बच्चे ने, मैंने कल कहा था ट्राई करना, देखो मेरी तरफ से कल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ट्राई करना ज़रा जाके इस सवाल को, पर्चे को, किसी ने ट्राई किया हो? कि सारा पर्चा ट्राई किया था? 2-3 सवाल? अच्छा, कौन कौन से? थ्योरी वाले किए थे? वाह वाह। हैं जो रह गए थे, अच्छा रह गए थे, तो बाकी कुछ समझ में आई, कुछ बातें कुछ समझ में आती थी क्या हो रहा है, या कुछ नहीं, ऊपर से गुजरी थी चीज़ें? थोड़ी बहुत समझ आ रही थी भाई को, माशाल्लाह। चलें अब देखते हैं आपके सोचने का तरीका और यहाँ पर क्या फ़र्क होता है। तो पहले मेरे ख्याल में हम पास पेपर ये रीसेंट टाइम का क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट बी से ही शुरू करूंगा मैं। पार्ट बी के अंदर उसने क्या लिखा है जी, लिस्ट एनी फोर एडिशनल डिस्क्लोजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ऑन द इस्लामिक इंडेक्स। तो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज वाले डिस्क्लोजर्स पढ़े थे आपने, अलग अलग करके आपको पॉइंट्स याद करवाए थे कि अगर आप शरिया कंप्लाइंट हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सिर्फ मुंह ज़बानी नहीं है, कुछ चीज़ें आप बताएंगे। क्या क्या बताने का कहा था? लोन जो लिया है वो शरिया कंप्लाइंट बैंक से लिया है, और जो इन्वेस्टमेंट की है, डिपॉजिट जमा कराया है, वो भी शरिया कंप्लाइंट है। उसके बाद अगर कोई कन्वेंशनल है तो वो बताओ। ये 3 चीज़ें तो यहाँ से होगी, उसने कहा था एनी फोर। उसके बाद
प्रॉफिट जो अर्न किया है वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स पर किया है, और जो पे किया है वो भी शरिया कंप्लाइंट लोन्स पर था, और अगर कन्वेंशनल लोन का इंटरेस्ट है तो वो भी अलग से बताओ। फिर बिज़नेस की ऑपरेशंस क्या हैं, जो आप बिज़नेस से इनकम एक्रू कर रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट है या क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ऐसे ही याद करवाई गई थी। तो बच्चों को पेज भी याद है, पेज नंबर, ये कितना होमवर्क करते थे आप लोग, ये देखें आप लोग छुट्टियों में होमवर्क करके आए थे। अच्छा चलें छोड़ें, पेज नंबर 566 ये जी। लेकिन ये मैंने यहाँ से नहीं पढ़ाया था एक्चुअली, बेसिकली मैंने पिछली दफ़ा वाला काम चलाया था, ठीक है जी, पिछली दफ़ा वाला काम चलाया था, और वहाँ पर चूँकि इस तस्वीरें बनी हुई थी, पॉइंट्स बने हुए थे, तो आपको थोड़ा हेल्प हो गई थी। ये देखें, यहाँ से मैंने आपको नकदो नकदी याद भी करा दिया था। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स, ठीक है। इनमें से उसने सिर्फ कितने कहे थे, 4। लोन ऑब्टेन किया है या मार्कअप पे किया, तो इस्लामिक मोड में है, ठीक है। और अगर मार्कअप कोई कन्वेंशनल पे किया तो बताओ। डिपॉजिट पे प्रॉफिट अर्न किया है या कन्वेंशनल पर अर्न किया है, इस्लामिक मोड वाला अलग बताओ। रिलेशन बताओ शरिया कंप्लाइंट बैंक से, बिजनेस सेगमेंट से जो जिनसे रेवेन्यू आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जहाँ से गेन्स आ रहे हैं, और एक्चुअल करेंसी का जो एक्सचेंज गेन है, ये सारे के सारे शरिया कंप्लाइंट हैं या नहीं है, ये कुछ डिस्क्लोजर हमने देने थे। तो कॉपी पेस्ट था। अब 9 में से जिसने पढ़ा होता है उसको 3-4 तो याद रह ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में डिस्कस करने वाली बात नहीं थी। नोट्स के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता था। ये डिस्क्लोजर में से ही टोटल 7 नंबर का सवाल आया हुआ है, और बहुत सिंपल डिस्क्लोजर। आपने पीएनएल के सवालों के अंदर सबसे पहला डिस्क्लोजर ही कौन सा बनाया था पीएनएल के अंदर, सबसे पहला ना सही, मतलब पहले दिन जो डिस्क्लोजर बनाए थे उनमें एक डिस्क्लोजर ऑडिटर रेम्यूनरेशन का भी था। बहुत सिंपल डिस्क्लोजर था, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट ये रिक्वायर करता है कि ऑडिटर को आपने जो पे किया उसका ब्रेकअप शो करो। अल्फाज पे गौर करो, दोबारा पढ़ाता हूँ। ऑडिटर को जो आपने पे किया उसका ब्रेकअप शो करो कि ऑडिट की मद में कितने दिए। असल में तो उसने कंपनी ने यूँ कहा हुआ है कि ऑडिटर को जो पेमेंट किया है बताओ कितनी अदर सर्विसेज के लिए है, कितनी आउट ऑफ पॉकेट के लिए है। तो बाकी फिर ऑडिटर के असल काम वाले भी तो है ना, ठीक है। लेकिन ऑडिटर के लिए ये ब्रेकअप देना है, ठीक है। अब साथ ही एक और बात भी हमने की थी कि अगर ज्वाइंट ऑडिटर्स होंगे तो दोनों के लिए ये अलग अलग बताना पड़ेगा। अब आपको कि ये इस दफ़ा सर ने देखकर ये करा दिया होगा, नहीं, मैं अभी पिछली दफ़ा वाला ओपन कर लूँ, सेम टू सेम वही बातें की हुई हैं, क्योंकि ये डिस्क्लोजर्स मौजूद हैं, बच्चों को हर दफ़ा पढ़ाए जाते हैं। और डिस्क्लोजर जितने आपको मुश्किल लग रहे थे जब हम एंड पे पहुँचे थे, तो वही सबसे ज़्यादा आसान महसूस हो रहे थे। तो 6-8 नंबर का सवाल अलग से भी आ सकता है, और पूरा सवाल वो फाइनल अकाउंट्स का पूछ के उसमें से डिस्क्लोजर पूछ सकता है। तो बहुत सिंपल डिस्क्लोजर था इसका, ठीक है। ज़रा पढ़ते हैं। RL इज़ अ शरिया कंप्लाइंट कंपनी लिस्टेड कंपनी, उसके लिए उसने ये मांग लिए थे। RL's financial statements for the year 23 were audited by Nida and Company and Kapil and Company as joint auditors at an audit fee of 25 million each। अब ये वो टोटल है। मैं कहता हूँ पढ़ लें ज़रा, थोड़ा सा ऐसी नज़र मार लेने में कोई हर्ज नहीं होता। सफ़ा भी तुसी दसो मैनू, हूँ फिर सारे दस रहे होते, यहीं कहीं होना चाहिए। 570, ये तो पिछले वाला ओपन किया हुआ है, इस वाला ओपन करें। दोनों तरफ ये ओपन हो जाएगा उस्ताद, नहीं ये ठीक है। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स 574 पढ़ लेना अच्छा होता है, ज़बानी कलामी बताया आपको, ठीक है, कि जॉइंट ऑडिटर्स हैं तो अलग अलग बताओ। ऑडिट की मद में, अब वो सवाल के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑडिट की मद में कितने पैसे दिए, उससे वही नहीं लिखा होता, कहा था टोटल इतने दिए, आउट ऑफ पॉकेट इतने, टैक्स या कंसल्टेंसी सर्विसेज के इतने, तो बाकी फिर किसके होंगे। और ऑडिटर को बाकी किस चीज़ की पेमेंट होगी। अगर आप कहते हैं जी ऑडिटर को हमने 25 मिलियन पे किया, आउट ऑफ पॉकेट इतना है, टैक्स सर्विसेज का इतना है, अब बाकी क्या है, फिर ऑडिटर को बाकी क्या, मैंने मैंगो बेचने के पैसे देने हैं, ऑडिट की होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर पेज नंबर आप बार बार बोल रहे हैं, मैं नहीं पहुँच रहा, ये देखो, ऐसे तोड़ दें, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। ऑडिटर रेम्यूनरेशन में आपने ऑडिट फी और टैक्स सर्विसेज को तोड़ना है। वैसे तो हमने इसको पढ़ा था उस सवाल के अंदर जैसे प्रॉपर बनाया था ना जी, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, वो ज़्यादा मुनासिब था, उसी शक्ल में बना के दिखाता हूँ जैसे हमने फिक्स वाले सवाल के अंदर बनाया था, ठीक है। लेकिन इसको मैं पढ़ाना चाहूँगा पहले एक दफ़ा। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन शोइंग सेपरेटली, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ
ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। ऑडिटर की रेम्यूनरेशन को आप एग्रीगेट अमाउंट को तोड़ के दिखाओ, किस में? फीस में, ऑडिटर की फीस में। एक्सपेंसेस और अदर रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज ऑडिटर, ठीक है, एंड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर एनी अदर कैपेसिटी स्टेटिंग द नेचर ऑफ सच सर्विस, ठीक है। इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स ये सारी बातें दोनों के लिए बताओ, सिंपल, ठीक है। अब सवाल को पढ़ते हैं, ये आप दिमाग के अंदर आपके सिर्फ, तो मैं कहता हूं ना, आपको कहता रहा हूं सारा सेशन कि याद करना नहीं, याद रखना है। देखो अब वैसे भी याद था और डिस्क्लोजर बनेगा भी डाटा को देखकर, लेट हो तुम लोग। तो आरएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, 23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसने ऑडिट किया है? निदा एंड कंपनी और कपिल एंड कंपनी ने, एज जॉइंट ऑडिटर्स एट एन ऑडिट फी ऑफ 25 मिलियन ईच, दोनों को 25-25 मिलियन उन्होंने दिया, ठीक है। इन एडिशन निदा एंड कंपनी एंड कपिल एंड कंपनी चार्ज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ 23 टोटलिंग 2 मिलियन एंड 1.8, ये अलग अलग है दोनों के, किसी की फॉर्म नजदीक होगी, किसी की दूर होगी, या बहरहाल जो भी था, ठीक है। ये भी अलग अलग बता सकते हैं। आरएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पिछला साल वर ऑडिटेड बाय अली एंड कंपनी एट एन ऑडिट फी ऑफ 20 मिलियन इंक्लूडिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 1.5। अब पिछले साल ऑडिटर कौन है? एक तो अकेला है और दूसरा डिफरेंट है, तो ऊपर नाम ही लिखने हैं, ठीक है। नाम लिख देंगे, अली एंड कंपनी, उसको 20 मिलियन दिए थे, जिसमें से 1.5 उसको किसका दिया था? आउट ऑफ पॉकेट। अच्छा, कपिल साहब ने पिछले साल भी सर्विसेज दी थी 10 मिलियन की, और इस साल भी सर्विसेज दी हैं 8 मिलियन की, यानी कपिल जो है वो इनका टैक्स एडवाइजर है, पिछले साल भी था, इस साल भी है। अब क्वेश्चन इज, चलो पहले ऐसा करते हैं, चलो क्वेश्चन को छोड़ो, पहले ऐसा करते हैं, पहले 23 आसान लग रहा है ना, 23 को बना लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मार्कर कौन से तैयार हैं, कौन से वाले हैं ये? जी बेटा, आरएल लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, आरएल। आरएल, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है जी? ये मार्कर तेरा, ये मार्कर तेरा, कोई एक मार्कर भी नहीं चलना, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। आरएल नोट्स टू द, अब किसकी बारी, अब किसकी बारी, अब किसकी बारी? तुम्हारी बारी। नोट्स टू द, यार पाकिस्तान की टीम के हालात फिर खराब हैं, ये सही लग रहे हैं मुझे उस्ताद, ये भी रखे गए, ये भी रखे गए, ओ माय गॉड, एक मुअम्मा है जो हल नहीं हो रहा। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखना, और खुदा दा वास्ता जो पूरा लिखना परचे जे, फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखना 31 दिसंबर 2023। अब 31 दिसंबर 2023 के लिए आपके पास 2 अदद ऑडिटर्स थे, ठीक है भाई। नजर आ रहा है एंड पे? मुझे मार्कर सही नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे बता दो, नजर आ रहा है एंड पे? गुजारा करो जरा थोड़ा सा, और भाई बुला लो उनको यार, मार्कर वाली भाइयों को। अच्छा जी बेटा, हैंड आउट कहाँ पे, कौन सा हैंड आउट? पेपर चाहिए? हाँ पेपर दे देता हूँ भाई, उनको बुला लो यार। उन्हें कहो कि जितने बच्चे बैठे हैं जिनके पास पेपर, सबके पास ही नहीं, उन्होंने सबके लिए कॉपी करवा लें, ठीक है, सबके लिए कॉपी करा लें, लेकिन सोल्यूशन ये वाला ना करवाएं, सोल्यूशन फिर मैं अपने वाला ही दे दूंगा अपने फॉर्मेट के ऊपर, पहले हम खुद कर लेंगे ना, उसके बाद फिर वो मैंने उन्हें कहा था टाइप कर लें, तस्वीरें खींचता गया था कल, तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स में दिखा दूंगा आपको, पेपर मंगवा लें यार जल्दी से। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2023 वाले साल में कौन कौन है, और कौन कौन है? निदा एंड कंपनी और कपिल एंड कंपनी। तो निदा एंड को और कपिल एंड को 2022 को ना हम बाद में देखते हैं, ओके डन। कंपैरेटिव तो जरूरी होता है ना, उसमें था कौन वैसे बाय द वे? अली एंड को। ये अगर अली एंड को लिखा हो तो को लिखना, वरना कंपनी लिख लेना। अच्छा, अब ऑडिटर रेम्यूनरेशन का नोट बन रहा है, ठीक है। ये वैसे तो इसको नीचे करके लिखना चाहिए था, बहरहाल चलो अब चल रहा है काम तो चलने दो। नोट नंबर कोई बताओ, ऐसे भाई कह रहे हैं नोट नंबर 16 कर दें जी। ऑडिटर्स, इनका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि ऐसी बातें बताने के लिए रखा ही हमने इनको, इसीलिए। ऑडिटर शहरियार था ना, शहरियार तुम देना, अच्छा जी शहरियार। ऑडिटर रेम्यूनरेशन का नंबर बता रहे हैं जी 16, कोई भी नंबर हो सकता है, आप नंबर 1 लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा था जी कंपनीज एक्ट ने, ऑडिटर के बारे में बताओ, उसको ऑडिट के लिए कितने पैसे दिए, आउट ऑफ पॉकेट कितने दिए, और अदर सर्विसेज के लिए कितने दिए, ठीक है। अब 23 की बात करें तो 25-25 मिलियन टोटल है,
1 2 3 लाइनें छोड़कर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25 और 25। ऊपर हेडिंग दे लेते हैं हम रुपीज़ इन मिलियन और अपनी जान छुड़ा लेते हैं सिफरें लिखने से। ठीक है जी। अच्छा जी, 25 मिलियन और फिर 25 मिलियन, सुभान अल्लाह। अब इसका ब्रेकअप है, कहता है इन एडिशन निदान कंपनी। अच्छा, इन एडिशन, ओहो एक मिनट, फिर पढ़ लो, गड़बड़ हो रही लगता थोड़ी सी। ऑडिट फी कितनी दी है? आई एम सॉरी, ऑडिट फी कितनी दी है इन्होंने? कितना? 25 और 25। देखो जी, पढ़ते पढ़ते ही मेरी गलती सही होगी। मैंने असल में इसका सोल्यूशन नहीं ना बनाया, इसका सोल्यूशन मैंने कहा था इनको खुद ही बना लो यार, सादा सा है। अच्छा, अब इन एडिशन, इसके अलावा इन दोनों को आउट ऑफ पॉकेट दिए गए एक्सपेंसेस 23 के लिए 2 मिलियन और 1.8 मिलियन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। कितना जी? 2 मिलियन और 1.8 मिलियन। नेक्स्ट, इसको जरा 1 मिनट के लिए साइड पे करो। किथे गया ये जरा थोड़ी देर तक देख लेते हैं, ठीक है। Furthermore, Kapil and company provide tax services to RL amounting to 10 मिलियन इन 23 एंड 8 मिलियन इन 22। अभी तो देखना जरा क्या चीज है जी, कौन सी सर्विसेज हैं? टैक्स सर्विसेज। इसने कोई नहीं दी है, क्या ख्याल है? इसने 10 मिलियन की। 8 मिलियन कहां लिखूं? अली के नीचे लिख दूं? फिर अलग से बनाऊं? क्यों? 22 में ऑडिटर था, जब ऑडिटर नहीं था तो कंसल्टेंट्स तो और भी बड़े होंगे ने जो टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं। क्या सबके बारे में बताने का कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है? नहीं बोला हुआ। ऑडिटर के बारे में बताओ। अब मैं दोबारा पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ाया भी है, पहले जबानी बताया भी है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑडिटर रेम्यूनरेशन शोइंग सेपरेटली फी एक्सपेंसेस अदर रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज ऑडिटर एंड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन एनी अदर कैपेसिटी स्टेटिंग नेचर ऑफ सच सर्विस। किसके बारे में बताओ? अब पिछले साल क्या कपिल आपका ऑडिटर था, तो इसीलिए तो मैंने ऊपर खाना ही नहीं बनाया। ठीक है, तो कोई सर्विसेज नहीं। यहाँ पर कौन सी सर्विसेज? बस टैक्स सर्विसेज अली एंड कंपनी ने दी नहीं, गल खत्म। इन्होंने भी नहीं दी, बस गल खत्म। ऑडिट का खर्चा तो अली को दिया है ना, तो उसके पैसे बनाते हैं ना, मैंने तो इसलिए ब्रैकेट में ले लिया उसको। टैक्स वाला खर्चा एक्सपेंसेस में है, और थोड़े खर्चे होते हैं। फिर बिजली का बिल भी इधर ही डाल देते हैं, बिजनेस का ही है। क्या ख्याल है? ठीक है, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, एडवाइजरी दे रहे होते हैं, लोग एडवाइस कर रहे होते हैं। अब सारों खर्चे यहाँ नहीं डालते उन्होंने। सिर्फ कंपनीज एक्ट को सिर्फ किससे मसला है? ऑडिटर को कितने पैसे दिए हैं तुमने, अलग से मुझे दिखाओ। ऑडिटर की रेम्यूनरेशन, उसकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस और उसके अदर सर्विसेज के एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारे पास 27 हो गया और ये 36.8 हो गया। ठीक है जी। अब ये तो कहानी थी 23 की। 22 में ये दोनों ही नहीं थे। 22 में तो अली भाई थे। अब अली भाई ब्रैकेट को पढ़ते हैं। 22 की फाइनेंस स्टेटमेंट्स को अली भाई ने ऑडिट किया था और उनकी ऑडिट फी थी 20। अच्छा, अब यहां फनकारी लगा गया, इंक्लूडिंग। तो ध्यान से पढ़ना होता है सवाल, और कुछ भी नहीं होता। पर्चे में आप यही गड़बड़े कर रहे होते हैं। इंक्लूडिंग की जगह भी एक जैसा ही, वो आपने जैसा बनाया था वैसा ही कर लिया। उन्होंने ये वाला वैसा ही दे दिया। एक इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग है बेटा। ये 20 मिलियन में इंक्लूडिंग है 1.5, और यहाँ पे कह रहा है 25 मिलियन ऑडिट फी दी है और इन एडिशन। अब पढ़ना अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी को उस्ताद तो हूँ ही, अब क्या कर सकता हूँ, अंग्रेजी के मसाइल हैं आपके जी ना। ये देखो, पहले यहाँ पर लिखेंगे 20 मिलियन और उसके बाद ऑडिट फी कितनी है ये तो नहीं पता। उसने क्या कहा है? टोटल दिया है उसको 20 मिलियन, जिसमें आउट ऑफ पॉकेट है 1.5। तो यहां पर हमने लिखा आउट ऑफ पॉकेट 1.5। भाई अब पर्चा भी तो कर रहे हो ना, थोड़ा सा बताना भी तो है। ये कैसे निकाला है? ए बैलेंसिंग निकाला है। 18.5 के सवाल में तो गिवन नहीं था। ठीक है, ले जी, ये आपका डिस्क्लोजर तैयार अस्त। किया अली ने कहाँ दी है टैक्स सर्विसेज? अली ने दी होती तो मैं लिख देता मेरे चांद। टैक्स सर्विसेज के आगे अली का हेडिंग तो चल ही रही है। अली ने कोई टैक्स सर्विसेज दी है? ठीक, क्यों नहीं ऐसे सोचते तुम? सवाल करते हो, ये सवाल किया था, क्यों नहीं ऐसे किया था? ऐसे ही किया था। हाँ, क्या गड़बड़ कर दी ना? यही वाली गड़बड़ की थी।
25 को इधर लिखकर, इसको 2 लिखकर, इसको बैलेंसिंग निकाला था। लाइन के बैगर हो क्या? पढ़नी नहीं होती अंग्रेजी क्या? ले जी, डन 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 डन, कोई मसला जी? 22 में उसने दी है, चलो 22 में ऑडिटर ने दी है सर्विसेज, ऑडिटर है वही तो मैं कवाली करके गया आप ही। मैंने ये कहा कि कंपनीज एक्ट ये कहता है कि ऑडिटर के बारे में बताओ, फीस कितनी दी, सर्विसेज के कितने दिए, आउट ऑफ पॉकेट कितने दिए। पिछले साल तो ऑडिटर ही अली भाई थे, कपिल भाई तो थे ही नहीं ऑडिटर, इसलिए कपिल भाई के बारे में पिछले साल टैक्स सर्विस बताने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हमें सर्विसेज दे रहे होते हैं। गॉट इट? ओके, चलें आगे। अच्छा जी, अब बच्चे पूरे हो गए मेरे ख्याल में। अब ये कर लेते हैं पहला सवाल, क्या ख्याल है? IFRS 9 का सवाल है जी, 8 नंबर का। लिफ्ट नहीं ना कराते थे आप, इसको करो रिवाइज। तुम करके क्यों नहीं आए रिवाइज? मैं तुम्हें यहाँ रिवाइज करने के लिए बुलाया। आज मैंने किस लिए बुलाया तुम्हें? पेपर की डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, डिस्कशन रिवाइज करा दें। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट तो देखी लगी होगी ये बच्चे जो पर्चे में गए होंगे, क्योंकि इससे पहले इन्होंने भी डिटरमिनेंट लिमिटेड आई थिंक था सवाल, मैंने ओपन किया हुआ, मैं दिखाता हूँ। सवाल के एडजस्टमेंट तो मिलती जुलती। आपने एक सवाल किया हुआ है अपनी क्लासेस के अंदर, आपको मैंने खुद बकलम खुद कराया था। सरदान के कोई स्टूडेंट्स हैं जी? बता दें। कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर तो सारे ये नहीं ना कह सकते हाँ या ना, बाकी उन्होंने भी करवाया होगा, मुझे पता है। मैंने सारे लेक्चर नोट्स उनके भी देखे थे, क्योंकि जूम मीटिंग भी करनी होती है ना। मेरी बात सुनिए जी, सवाल एक हमने किया था, आपको याद नहीं आ रहा, मैं याद कराता हूँ। जब हमने इक्विटी मेथड देख लिया था ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्विटी मेथड कैसे लगता है, उसके बाद फिर हमने एक सवाल आकर देखा था कि एक कंपनी है जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं, यानी IFRS 9 लगाना था, गलती से इक्विटी मेथड लगा गए। अब एडजस्टमेंट बिल्कुल वही है, पढ़ो। एक प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है, ठीक है, करेक्टिंग एंट्रीज करनी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23। While reviewing draft financial statements of Heavenly Limited for the year ending 31 December 23, following mistakes were identified. HL has classified its investment in Fair Limited as an investment in associate and has applied equity method despite having no significant influence. अगर significant influence ना हो, अगर significant influence ना हो तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो तो हमारे पास ओनली वन ऑप्शन, क्या? आप या उसको FETOCI या FETPL यानी IFRS 9 अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन कब है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑप्शन कब है? सेपरेट फाइनेंशियल बात हो रही, कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन में तो जो है वो ये तो आता ही नहीं है, वो जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आए तो उसके अंदर सिर्फ इक्विटी है ना। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑप्शन है कि आपके शेयर्स जो हैं वो 20 से 50% जाएं, तो आप चाहो क्या कॉस्ट पे रखो, चाहो तो IFRS 9 में रखो, चाहो तो इक्विटी मेथड यूज करो। लेकिन कब? जब 20 से 50% शेयर्स हों, जब 20 से 50% शेयर्स हों, यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। और जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो तो क्या यहां पे भी ऑप्शन है? अब उन्होंने गड़बड़ जो की समझ आ गई। अब बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमने किया हुआ है, मैं वो भी दिखाता हूं। मैंने आप लोगों के आने से पहले ना इधर ओपन की थी चीजें, आपके सामने जो कर रहा था, ये सवाल को रंगीन किया हुआ हमने, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। मैंने वहां पे लिखा था, असल में वॉल्यूम 2 में करके आए थे ना, तो ये वो वाला सफा करके तो फिर यहाँ पे सवाल किया था। देखो क्या क्या कहता है। डिटरमिन्ड लिमिटेड की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें टोटल एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह बताई हुई हैं। व्हाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फॉलोइंग इश्यूज वर आइडेंटिफाइड। क्या हुआ जी? DL has classified investment in JL as an investment in associate and accounted for using equity method despite having no significant, कोई फर्क? 100% सेम एडजस्टमेंट। अच्छा, अब यहां पे हमने जो किया था ना, वो ये किया था, क्योंकि उसने क्या मांगा था, जरा रिक्वायरमेंट देखो, इसकी रिक्वायरमेंट यार जरा छुप गई है। रिक्वायरमेंट देखो जरा, इसके नीचे रिक्वायरमेंट कहीं जी, रिवाइज्ड अमाउंट्स चाहिए, रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, जरा देखो फर्क, क्योंकि मैंने सोल्यूशन को थोड़ा सा तरीके को चेंज करना है ना, ठीक है। उसने क्या कहा था? ये अमाउंट्स को रिवाइज करके निकालो। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी भी एसेट है, तो इस सवाल के अंदर हमने जान छुड़ाई, हमने दोनों का नाम क्या रख दिया? इन्वेस्टमेंट।
क्योंकि हमने क्या करना था, एसेट्स को सही करना था, लाइबिलिटीज को सही करना था और प्रॉफिट को सही करना था। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है FETPL वाला, और ये नहीं, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है FETPL वाला, और ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग है इक्विटी मेथड वाली। अब दोनों का फर्क है, असल में तो दोनों का फर्क है। असल में इसका पूरा नाम क्या था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 7 आपकी, और ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9। लेकिन क्यों नहीं इस सवाल के अंदर इसको अलग अलग किया, क्योंकि हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं करनी थी, हमने फिगर्स को एडजस्ट करना था, तो वो फिगर्स एडजस्ट हो गई। इन्वेस्टमेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी एसेट है, तो काम चल गया था। लेकिन आज के सवाल के अंदर थोड़ा सा मसला क्या है, उसने क्या कहा है, करेक्टिंग एंट्रीज करो। अब करेक्टिंग एंट्रीज करनी है ना, तो फिर दोनों इन्वेस्टमेंट्स को अपने अपने नाम से लिखना जरूरी है, क्योंकि एंट्रीज मांगी ना उसने कौन सा कहा, एसेट्स लायबिलिटी सही करो। भाई सबके लिए कॉपीज करा लो पेपर की, ठीक है। उसने क्या 5-7 एक्स्ट्रा कहा, गिनती कर रहे हो, ज़्यादा करा लेना थोड़ी सी, बाद में भी आते रहेंगे, ये आते रहते हैं, ये सोते उठेंगे अभी, हाँ पेपर, ओ सवाल, चलो अच्छा जी। मैं अर्ज कर रहा था, क्या कह रहा था मैं, हाँ, अगर तो एसेट्स लायबिलिटीज को सिर्फ सही करना है, एसेट को हिट करना तो हम ऐसे ही करते। लेकिन थोड़ा सा मसला क्या हुआ, आज करेक्टिंग एंट्रीज करनी है, तो उसने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बनाया है और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बनना था, तो दोनों नाम लिखना जरूरी है, थोड़ी सी मजबूरी है, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट में चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि आप कहोगे हमने ऐसे तो नहीं की थी एंट्रीज करेक्टिंग, तो उसकी वजह मैंने आपको बताई है, ठीक है। आज के सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ HL। तो वाइल रिव्यूइंग, अच्छा आप पढ़ो, ये मसला समझ आ गया। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उन्होंने चवल क्या मार दी है, इक्विटी मेथड लगा दी, कोई मसला नहीं, खैर है, हो जाता है, कोई नहीं, खैर है, हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट, अब आगे डिटेल है। 1 मई 23 हमारे साल में ही HL परचेज 90,000 शेयर्स ऑफ FL हैविंग पार वैल्यू ऑफ 50 फेस वैल्यू ईच रिप्रेजेंटिंग 20% शेयर होल्डिंग। अब आप कहोगे सर 20% पे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। पहली बात है 22-23 पे भी नहीं आता, अगर सवाल में वो कहते सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि वो आपको, आपके डायरेक्टर को नेड़े नहीं लगने देते, उन्होंने अपनी वैसे ही जो है वो धाक बिठाई हुई है, 2-3 लोगों ने मिलकर बाकी शेयर्स रखे हुए हैं, वो आपको घुसने भी नहीं देते दफ्तर में, वो कर सकते हैं। तो सवाल कह रहा है नहीं है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो नहीं है ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि है, ठीक है। तो 20% शेयर होल्डिंग, बहरहाल कुछ बच्चों ने ऐसे भी कह लिया होगा यार वो 20 है ना इसलिए 21 होगा, तो अपने वालों उन्होंने 21 कह लिया होना, लेकिन वो सही नहीं है। सही बात यही है कि 21-22 पे भी अगर वो कह दे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो 21-22% भी नहीं है, ठीक है। एक MCQ ज़हन के अंदर आता है, मुझे याद कराना अब एंड पे, ठीक है ना, और वो MCQ करवाऊंगा IS 28 का, ठीक है, उसके अंदर ये बात है, वरना वैसे आपको बता दिया, ठीक है ना। जब सवाल कह रहा है कि आपको कि आपका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसका मतलब आपकी नहीं चलती है, नहीं चलती है तो 20-21% पे भी, 22-23 पे भी नहीं चल सकती अगर वो कह रहा है। तो और उसकी वजह मैंने प्रैक्टिकली आपको बताई। ऐसा होता है कि बाकी के शेयर्स 2-3 लोगों के पास हैं, वो सारे डिसीजंस खुद लेते हैं, वो आपको मीटिंग में बैठ भी जाओ तो कहते हैं तू तो चुप करना यार, तेरी मेहरबानी, हम कर लेंगे, मेजॉरिटी शेयर्स तो हमारे पास है, ठीक है, सही है ना। चल, और ऐसे ही 18-19% पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो भी सकता है। वो कैसे, पढ़ा हुआ है हमने, वो कैसे, अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है या कोई और मशवरे लेते हैं, अब वो एक लंबी लिस्ट थी 3-4 पॉइंट से, तो इसलिए सवाल जब कह दे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो नहीं है, अगर कह दे है तो फिर है, ये करीब करीब रख के परेशान कर सकता है कभी कभी, ठीक है, इसीलिए पढ़ाया हुआ इस बात को। खैर चलें छोड़ें, बात क्या हो रही थी, 90,000 शेयर्स खरीदे हैं, फेस वैल्यू इसकी 50 है। फेस वैल्यू का हमने क्या करना, हमने ये शेयर्स फेयर वैल्यू पर, मतलब FVTPL या FVTOCI में रखने हैं, तो उसके अंदर तो हमने इसको रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे, और कॉस्ट निकलेगी जितने शेयर्स हैं और जितने के खरीदे, 90 × 180, ये उसकी कॉस्ट है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, बात समझ आती है। फेस वैल्यू हो सकता है यूज करनी पड़े, किस लिए करनी पड़ सकती है, नहीं इंटरेस्ट शेयर्स में नहीं होता, डिविडेंड के लिए करनी पड़ सकती है। ये शेयर्स है ना, शेयर्स है बेटा, ये शेयर्स हैं, हमने खरीदे या इशू किए तो डिविडेंड देना या डिविडेंड लेना होता है उस पर, ठीक है ना। अच्छा, तो ये फेस वैल्यू अगर यूज करनी पड़ी तो डिविडेंड के लिए करेंगे। नेक्स्ट, ऑन 31 अक्टूबर 23, वही हुआ ना जो मैं कह रहा था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5-6 महीने गुजरे थे, FL पेड 30% इंटरिम कैश डिविडेंड। अब डिविडेंड की जो परसेंटेज है 30%, वो 90 × 180 पे नहीं लगनी, बल्कि वो
90 इंटू 50 शेयर कैपिटल के बैलेंस पे लगती है। शेयर कैपिटल का बैलेंस तो फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू पड़ी होती है ना। ये भी कई बार हमने किया था, डिविडेंड निकालना हो तो शेयर्स के फेस वैल्यू पर परसेंटेज लगती है, ठीक है ना। तो एक शेयर की फेस वैल्यू 50 है तो 90 की फेस वैल्यू जितनी होगी उस पर 30% लगा दें। और मज़े की बात, ये सिर्फ हमारा ही डिविडेंड होगा, क्योंकि हमने कौन से शेयर्स पकड़ने, अपने शेयर्स की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू निकल आई, उस पर परसेंटेज लगा दी तो हमारा डिविडेंड निकला है, ठीक है। अच्छा, बात ना रिवाइज करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, मुझे लगता है आप भूल रहे हैं। ये जो हैंड रिटन है भाई कह रहे हैं रिवाइज करवाएं, तो ये थोड़ा सा देख लें ज़रा। ये हमने वो बोर्ड के ऊपर किया था सवाल, याद है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू लेट्स से FVTPL पे रखनी है तो उसकी एंट्रीज क्या है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जब डिविडेंड आया तो बारों बार उसकी एंट्री क्या है, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम, अच्छा ये नीचे आ रहा है। और उसके बाद फेयर वैल्यू गेन लॉस है तो उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन P&L में क्रेडिट, या उसी में भी हो सकता है, ठीक है। अगली बात, अगर आप इक्विटी यूज कर रहे हैं मेथड, अगर कर रहे हैं जो कि उन्होंने गलती से किया है, तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। उसके बाद ये पोस्ट RE या पोस्ट पैड जो मिल जाता था उससे एंट्री करते थे, कंसोलिडेशन के सॉल्व में एंट्री करते थे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट CRE क्रेडिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एंट्री ये सिखाई है ना आपको उस दिन, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट क्रेडिट। और इस डिविडेंड की एंट्री जरा हमने उस दिन डिफरेंट करके की थी कि ये असल में डिविडेंड की रिसीट जो है ये कैश आया है, इधर प्रॉफिट से हमने डिविडेंड प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराया तो इस डिविडेंड से इसी इन्वेस्टमेंट को कम करा लिया। तो ये एंट्री मैंने आपको उस दिन सिखाई थी। कितने बच्चों ने ये क्लास नहीं ली हुई? कोई ऐसा बच्चा अगर एक आधा भी आया तो वो एंजॉय करे अब फिर बैठ के, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं और कुछ कर नहीं सकता, इसके ऊपर हमने काफ़ी वो टाइम लगाया हुआ है ना इन चीज़ों के ऊपर, तो वो फ़ायदा अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। वैसे तो अभी आपकी 2 रिवीजन रहती हैं तकरीबन 2 से 3, लेकिन उसके बावजूद सवाल जो है वो आपको समझ आ रहे हैं, बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि ये की हुई हैं, उनसे बाहर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो की हुई बात है उसी के साथ ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, FL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, हमने क्या करना नेट प्रॉफिट का, उसने जो चवल मारी हुई है उसके लिए नेट प्रॉफिट जरूरत है, उसने इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बनाया तो उसने प्रॉफिट लिया उन्हें। और फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज 270 ऑन 31 दिसंबर। इसका क्या करना अब हमने, जो हमने करना है उसमें इसकी भी जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको लेजर्स बनवा दिए जाएं पहले, फिर ओरिजिनल रॉन्ग एंट्रीज की जाएं। लेकिन पर्चे की तरतीब क्या है, पर्चे की तरतीब यह है कि आपने पहला आधा सफ़ा भी बहुत होगा, आधा सफ़ा छोड़ देना आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए, और उसके बाद बाकी के आधे सफ़े से आपने धड़ाधड़ अन्यवा वर्किंग शुरू कर देनी है। वर्किंग करें ओरिजिनल रॉन्ग, फिर वर्किंग करें ओरिजिनल रॉन्ग, ऐसे दोनों एडजस्टमेंट्स अलग अलग करें, कोई मसला नहीं। रेक्टिफाइंग एंट्री और तरतीब से प्यार से बना संवार के आपने लिख देंगे, ठीक है। तो वर्किंग 1, ये कौन सा क्वेश्चन चालू हो गया जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। अच्छा जी, पार्ट 1 2 वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज में लिख दूंगा, फिलहाल इसको मैं लिखता हूँ वर्किंग नंबर 1। अच्छा, पहले जो होना था वो कर लें, तो जो हुआ पड़ा है वो पहले जो होना है, ओरिजिनल पहले लिखते हैं ना, चलो ठीक। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9 का पहला लेक्चर, उससे आगे की बात नहीं, पहले लेक्चर के ऊपर ही बात है। IFRS 9 का पहला लेक्चर, शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। 90,000 शेयर्स हैं, इनटू एक शेयर कितने का इस दिन 180 का बेटा, 180 का, वो फेस वैल्यू हमने 180 का खरीदा है, ठीक है। टोटल 1000 में कर रहा हूं सवाल जी, 162। फिर जनाब उन्होंने डिविडेंड दिया है। अच्छा, ये पहली एंट्रीज भी साथ साथ करते जाते हैं ना, आपने एंट्रीज को सही करना है ना। ओरिजिनल कहाँ करूँ, ओरिजिनल रॉन्ग कैसे करूँ, यहीं कर दूँ, ठीक है, चलने दे, ठीक है, यहाँ वर्किंग सी करेंगे। तो ओरिजिनल निकी निकी स्मार्ट कर देते हैं, कम से कम 2 सवाल तो कम से कम आपके सामने हो ना, फिर पिक्चर ले लेना ना। तो ओरिजिनल, ताकि आपको सोल्यूशन की जरूरत ना ही पड़े, जो सवाल रह जाएंगे वो सिर्फ थ्योरी वाली होंगे, बाकी तो सारे हम खुद सॉल्व भी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। असल में ना वो सोल्यूशन आप नहीं लेंगे ना, तो आप ये जाके फटाफट कर लेंगे, तो कर लेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस दस्ती हो जाएगी, ठीक है। शहरियार मैंने तुम्हें यहाँ से उठा देना है अब, बल्कि उठा ही देना है तुम्हें, और जो तुम लोगों ने आज सोचा हुआ है ना उधर भी मैंने नहीं आने देना तुम्हें, ठीक है। इंसान बन के बैठो, दूर हो गए बैठो तुम, प्राइमरी के बच्चे तुम सर आज ना छेड़े हमें, है ना। हाँ,
ये कैच कर लो। बुजदार, फिर तुम कहते हो जनूबी पंजाब का बंदा कोई नहीं टीम में लेते। कैच तुम लोग करते नहीं, कैच तुमने किया नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 16200 जी बेटा। तो फिर सारा सवाल नीचे आना। अच्छा चलो ऐसे हो गया ना काम। भाई आप आगे आ जाओ, शीट को ऊपर नहीं कर सकते ना, वहां पे कुछ काम कर रहे होते हैं, आप आगे तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह बाकियों को नजर आएगा, कोने पे बैठ जाएं जरा। आपको ये डर होता है कि आप आगे आए तो बाकियों को नजर नहीं आएगा। मैं कोशिश करता हूं जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, लेकिन एब्रीविएशन चलेंगे फिर 16200। जिसको भाई मसला हो रहा है मुझे बता दें, मैं एडजस्टमेंट कर देता हूं उनकी सीट की। कोई मार्कर भी चस्का आ गया ना फिर भी बेहतर हो जाना काफी। नेक्स्ट, उसके बाद जनाब डिविडेंड अनाउंस हो गया। खरीदे हमने शेयर्स कब? या कब? मई को। डिविडेंड अनाउंस हो गया 31 अक्टूबर को। अब डिविडेंड 30% है। अब ना तो ये 30% 90,000 पे लगना है, ना जो आपने 16,200 निकाला उस पे लगना है। ये लगना है 90,000 इंटू फेस वैल्यू। ये बनेगा आपके शेयर कैपिटल का बैलेंस जिस पर, और ये है आपके वाला, यानी उसने टोटल शेयर नहीं दिए, वरना मुसीबत क्या होती, टोटल शेयर्स को 50 से मल्टीप्लाई करते, टोटल शेयर कैपिटल एफएल का निकलता, उस पर 30% लगाते, टोटल डिविडेंड एफएल का निकलता, उस पर फिर आप 20% लगाते जो आपकी शेयर होल्डिंग है। लेकिन उसने आपके ही शेयर्स दिए हुए हैं। जिंदगी आसान है। लेकिन ये एफईटीपीएल में एंट्री क्या होती है? पहली क्लास IFRS 9 की पहली क्लास, कैंगरू वाला सवाल याद करें, पहली दूसरी क्लास, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अब इधर देखो, 90,000 शेयर्स, हर शेयर की फेस वैल्यू, ये जनाब आ गया आपका शेयर कैपिटल। इस पर लगाओ 30% जी। अच्छा इसको 20% तो कर लो, ये ऑलरेडी 20% ही तो आपने लिया उनके शेयर्स का, ठीक है? बोलो जी। 13 कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। गुजारा हो रहा है अब्दुल्ला? अच्छा, उसके बाद जी एफईटीपीएल में क्या होता है? एफईटीपीएल में फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ सकता है। अब वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ एफएल वाज 270 ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, अब कहीं पे उसने लिखा नहीं है कि इन्होंने क्या, इनका मूड है, इन्होंने डिफॉल्ट फिर एफईटीपीएल ही है, ठीक है? उन्होंने नहीं बताया कि शेयर्स को हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं। तो अगर शेयर्स को नहीं बताया लॉन्ग टर्म पे रखना है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हैं, तो फिर बाय डिफॉल्ट एफईटीपीएल अज्यूम कर लो, ठीक है? तो क्लोजिंग हर शेयर कितने का हो गया? तो क्या आया आंसर? 24। तो गेन है, गेन फेयर वैल्यू गेन बैलेंसिंग कितना आ गया जी? 8100। अब इस 8100 की एंट्री क्या बनी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। वर्किंग का रेफरेंस दे लेना बेटा खुद, ठीक है ना? वर्किंग वन कहाँ यूज हुई? इसमें वर्किंग वन यूज हुई है, ये तो मैंने यही वर्किंग कर दी है। इसको भी वर्किंग वन के साथ रेफर कर देना, क्योंकि ये वर्किंग आपने 16200 की जो फिगर निकाली है ये वहां निकली हुई, यहाँ पे तो कोई नहीं निकली, या तो यहाँ निकाल दो फिर, ठीक है जी? कितना? 8100। तो प्लीज वर्किंग जरा मैं तंग करके कर रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर लिख देता वर्किंग, ठीक है? वर्किंग का रेफरेंस छोटा सा डाल दें। वर्किंग तो की हुई है आपने, जो फिगर आपने कैलकुलेट की है सवाल में गिवन नहीं थी वो शो करनी है, ठीक है? शो मारनी है उसको। ये टाइम है तुम्हारे आने का, जगह दो यार चौधरी साहबान को, चीफ गेस्ट आ गए हमारी क्लास के। अगे तशरीफ ले आओ ना, जरा मेरे हाथ थले आओ जरा इधर। तुम परौने नूं किथे बिठा लो। देख लो, अब बड़े बड़े लोग आगे बैठ सकते हैं, तुम ऐसे हिम्मत करो, आ जाओ। अच्छा जी, बस बस, ज्यादा दूर ना जाओ भाई, ज्यादा दूर ना जाना, ज्यादा दूर। बैग उस तरफ करो, मैं का बैग उस तरफ करो, उधर रखो बैग इसका। इधर नेड़े आओ मेरे, नजर आ रहा है सही? अच्छा ले जी, ये तो होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था। पाइन ने क्या कर दिया?
लो जी, वो कर दिया जो आपने कुछ ही दिन पहले सीखा है, ताज़ा ताज़ा। यार आप ना अब्दुल्ला उठ ही जाओ, आप आज परेशान लग रहे हो, मुझे शरारती लग रहे हो। आज उठ जाओ वहाँ से, आ जाओ इधर आगे, आ जाओ आ जाओ। इस दूसरी रो पे बिठाओ, क्योंकि इससे पीछे से बिठाया तो आधी क्लास को नज़र कुछ नहीं आना। अच्छा है ना, पहलवान स्टूडेंट है। नहीं 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 नहीं, अगली अगली ऐसे नहीं, मैं यूं करके थोड़ा सा करके घूमता, मैं पता है मुझे, इन्होंने कोई नहीं आना पीछे। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, आपकी वर्किंग 7 में ऐसे आपको बता रहा हूं, पर्चे में ना लिखना, ठीक है। इसमें आप यहां पे कॉस्ट लेते थे, पोस्ट आ रही नहीं लगती थी तो पोस्ट पैट जरा लभ्या होया है, उसके बाद जब पैट लिया तो डिविडेंड और क्लोजिंग। सिंपल है, सिंपल है ना। चलो जी, तो ये भी कॉस्ट आ गई एज इट इज उठाकर, ये तो सेम ही आना है 16,200, इसमें तो कोई फर्क नहीं। शेयर्स खरीदने की एंट्री तो ये, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के ऊपर तो कॉस्ट तो यही है ना इसकी, ठीक है। तो वरॉन्ग कर रहे हैं जी हम, वरॉन्ग डोने बाय अकाउंटेंट या वरॉन्ग जो भी कर दें, जो भी लिख दें जी। पहली एंट्री सेम है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, बस उसने ये कर दिया। मैं ये कह रहा हूं फर्क ये है हमारे इस सवाल में और डिटरमिन्ड वाले सवाल में। फर्क ये है कि डिटरमिन्ड वाले सवाल में उसने कहा था सिर्फ सही कर दो बैलेंसेस को, तो हमने कहा था कोई मसला ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो या इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट तो एसेट ही है ना, उसने सिर्फ कहा हुआ एसेट सही करो, लायबिलिटी सही करो, प्रॉफिट सही करो, तो काम चल गया था। लेकिन आज उसने एंट्रीज मांगी है, तो फेयर वैल्यू गेन ही है, डिविडेंड इनकम ही है, सही है ना। अगले पार्ट में इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट ही है, सिर्फ एक्सपेंस इनकम को तो प्रॉफिट में ना इंपैक्ट डाल सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी अगला काम अब क्या करते हैं, पैट और डिविडेंड। अगर पैट लिया ना, आर ही ना ली, तो फिर डिविडेंड भी लेना पड़ेगा। और सवाल में कोई ऐसा डेटा नहीं था कि हम क्लोजिंग माइनस प्री करके पोस्ट आर ही तक पहुंच सके, तो हम किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। अब ये पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 24 को 20% कर देते हैं, ठीक है। 24 को 20% करें, 4 पॉइंट। अच्छा, अब 1 मिनट ये लिखना मत, वट एवर जो भी आपने जो चीज मिस की, एग्जामिनर ने भी यही बात की, मैं आज पढ़ रहा था सवेरे। शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज रिवर्स्ड फॉर, ख्याल नहीं आया आपको, कुछ खुदा खौफी भी होती है। यही काम पर्चे में ऐसे ही काम आप करके आते हैं, ये लें। अब क्या है, सारा टॉपिक आता है और गलती फिर भी कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी कह रहा था, फिर कहते गए, रोका नहीं किसी ने। हालांकि पता भी है 2 को बार जी गल बार बार पूछ रहे हैं, गड़बड़ होती है, फिर भी निशानी नहीं मिली आपको। पूरा 24 लेकर आपने 30% लगवा दिया। हमने इसके शेयर्स खरीदे कब थे, शेयर्स खरीदे कब थे, 1 मई को। तो आपको याद नहीं है, प्रॉफिट 8/12 करके हमें परसेंटेज लगानी पड़ती थी, अगर ये इस तरह से होता था। 8/12 है ना, ठीक है। तो ये गलती आपने सिर्फ नहीं की, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने की थी। लेकिन स्टिल इस सवाल के अंदर पता नहीं कितनी परसेंटेज है, वैसे 26%, इसी वजह से 26% रिजल्ट आया था इसका, ठीक है। सिर्फ 26% बच्चों ने पास किया इसको। और सबसे हाई स्कोरिंग क्वेश्चन नंबर 4 है, पता नहीं केड़ा है 4, पता नहीं केड़ा है, पेपर नहीं मिला, इंटेंजिबल वाला, वो जो हमने पहले ही कर लिया, शुक्र है पास हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 IS 12 जो आपको मुश्किल लगता है, सबसे ज्यादा मार्क्स देता है, आपको भी दिए होंगे, देगा मार्क्स जब आप करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज बातों से बात निकल आई, मुझे ऐसे जहन में आ गया, जैसे आपने बोला ना 24, तो मैंने कहा जरा बता दूं इनको कि सिर्फ आप नहीं, सारे ही ऐसे करते हैं, पता नहीं पड़ी हुई बातों में भी गलती करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने 24 को पहले करना है 8/12। ये अब वो प्रॉफिट है जो पोस्ट एक्विजिशन है। पूरे साल का प्रॉफिट कैसे पोस्ट एक्विजिशन, पहले तो हमारे पास थे ही नहीं उसके शेयर्स, ठीक है। अब आपने लाल मार्कर देना, जरा लाल देना, लाल ये परसेंटेज आप लगाया करते थे इनटू 20%, याद आया। अच्छा, ये उसने गलती की है, ये हम उसकी गलत वाली अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहना उसने अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बनाया तो उसने सारे काम वो किए हैं, ये ना कहना उसने पता नहीं फिर ये भी कर दिया, वो भी। उसने क्या कहा, वो अकाउंट फॉर किया, उसने अप्लाई कर दिया इक्विटी मेथड, अगर अप्लाई किया तो उसने सही किया सारा कुछ, ठीक है जी। बोले
3200। इसकी एंट्री बता दे मुझे, एंट्री इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट। अच्छा वर्किंग रेफर करते ना जहां जहां पे भी फिगर है, 3100 3200। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ ए लिख दूं सिर्फ, जगह कम है, आपने पूरा लिखना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, याद आ रहा है जो वर्किंग 5.1 से निकलता था, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक है, तो मैंने शेयर ऑफ, जगह तंग है, मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट तो शेयर ऑफ ए लिख दिया। ओके चलेगा जी बेटा? हाँ हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आपको कल घर जाके ही समझ नहीं आनी कि ये क्या है शेयर ऑफ ए। शेयर बल्कि मुझे भी लग रहा है कि ये ना, मैं ठीक है भाई आप पूरा लिखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए। अब इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकता, भाई कहेंगे आप बड़ा करके लिखें, फिर ये मसले मसाइल है ना मेरे सारे जी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस आखिर फैसला हो गया। अब ए आप खुद लिख लें, ठीक है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पूरा लिखें अपने रजिस्टर्स पे जो नोट कर रहे हैं, वैसे सोल्यूशन के अंदर पूरा लिखा हुआ है। अब आखिर में क्या करेंगे, अब क्लोजिंग निकाल लें। हाँ पैट आता था तो डिविडेंड भी आता था, पैट आता था तो डिविडेंड भी आता था। अब डिविडेंड ऑलरेडी निकला हुआ है, मैं पागल हूं दोबारा निकालूं, वर्किंग वही रेफर कर दें जी। कितना? अब इस पे परसेंटेज ना लगा देना, 20%, पहले ही बोला है मैंने आपको, ये है ही हमारा डिविडेंड। ठीक है, और वैसे क्लोजिंग निकालने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल के रख लें, मुझे इसकी जरूरत कोई नहीं, मैंने बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे एंट्री चाहिए थी, उसका क्लोजिंग इसलिए निकालना जरूरी था, गेन लॉस हमने इस तरह से निकाला। ठीक है, खैर चले कोई नहीं, आप लिख लें अगर आपको मसला हो रहा है तो जी। आखिरी एंट्री क्या हुई है? अब डिविडेंड की एंट्री क्या सिखाई थी उस दिन? कैश डेबिट इन्वेस्ट, प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को ग्रो करा लेते हैं और डिविडेंड जब आए तो इसी को कम, तो कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट 1350। ठीक है जी, चलो अब रेक्टिफिकेशन रह गई है बस, मेरे ख्याल में वो तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। करें शुरू काम। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये आपके मेन सफ़े के ऊपर जो आपने आधा सफ़ा छोड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे आप बिल्कुल सारी चीज़ें पूरी लिखिएगा। जहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्किंग में आपने किया हुआ है ना, वहाँ पे पूरी फिगर लिखिएगा। वर्किंग में सब चलेगा, एब्रीविएशन वगैरह, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट में नहीं। ओके जी, शुरू करें जी काम। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उठ जाओ बुज़दार वहाँ से, तुम इधर आगे आ जाओ तीसरी रो में, उठ जाओ यार, जल्दी करो, जल्दी कर ले यार। तो तुम इधर होके बैठो ज़रा कोने पे, दरमियान में जगह छोड़ दो तुम लोग, बेशरम। और इधर हो, और मोबाइल किसका पड़ा है? ये तुम्हारे नीचे इधर, हाँ इधर हो, जेब में डालो मोबाइल को। आखिरी क्लास में ना मार खा लेना मुझसे। अच्छा जी, शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट होना था और डेबिट होना था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट नहीं हुआ। ये फर्क है उस सवाल में और इस सवाल में। उसमें उसने क्या था, कहा था एसिड सही कर दो, तो हमने कहा था इन्वेस्टमेंट शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इकट्ठा कर दो, क्योंकि इंपैक्ट किस पे लेना है? एसिड्स। यहाँ पे उसने रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांग ली, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग रखा। ठीक है, बोलो जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट होना था और डेबिट होना था, ठीक है, नहीं हुआ तो कर लें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जरा माजरत के साथ आप टोटल देख लें, मैं कोशिश करता हूं लिख लूं, दिस प्लस दिस 8100, 16 नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 था नहीं, ये 2 का ए। ठीक है, अच्छा जी बेटा, 24300। ठीक है, ये देखो ऐसे करते थे हम, ये होना था, नहीं हुआ, कर लिया हमने। ठीक है, ब्लू भी दो यार, दूर से नजर नहीं आ रहा। ए होना सी और ए नहीं हुआ। आप कहोगे इन्वेस्टमेंट टू डेबिट हुई, भाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट होना था, नहीं हुआ, वो कर दिया। आगे बढ़े। कैश
डेबिट होना था 1350 से और क्रेडिट होना था 16200 से। क्रेडिट हो गया 16200 से और डेबिट भी होगा 13। कैश की गलती अकाउंटेंट करता नहीं है, इससे तो जान छूट गई। आगे बढ़े। डिविडेंड इनकम क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई। करें जरा 3 एक लाइनें छोड़ रहा हूं मैं यहां पे, पता नहीं कितनी भरी जाए। ठीक है, डिविडेंड इनकम क्रेडिट होनी थी, पीएनएल में जानी थी, नहीं हुई तो कर लें। कितनी? 1350। फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट होना था, नहीं हुआ पीएनएल में। करें कितने से? 3081। लो जी, जो ओरिजिनल होना था नहीं हुआ वो तो हमने कर दिया, अब जो रॉन्ग हुआ उसको उल्टाने। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, डेबिट और डेबिट कितने से होना था और क्रेडिट कितने से होना था, ये इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम यूं करेंगे, डेबिट मतलब 16200, डेबिट मतलब 3200 और क्रेडिट मतलब कम 1350। अब ये नेट करके बताओ कि नेट में क्या हो गया है? 18। नेट करके हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इतने से डेबिट हो गया है। ये तो गलत है, तो सही करने के लिए क्या करो? उल्टा दो। मसला क्या है? इधर देखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, मैं यहां पे ही कोशिश करता हूं करने। डेबिट होना था, सॉरी डेबिट हो गया, गलत, तो सही करने के लिए क्या करना है? तो इसलिए मैंने पहले ही क्रेडिट वाली साइड चुन लिया, ठीक है ना। तो 16200 से गलत डेबिट हुआ, सही करने के लिए क्या करो? क्रेडिट। फिर 3200 से डेबिट हुआ, गलत हुआ, सही करने के लिए क्रेडिट करो। फिर क्रेडिट हो गया, गलत हुआ, सही करने के लिए, तो यहां पर क्या कर दो? 1350। ठीक है जी, ये कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा गया? गुजारा तो हो गया ना, मैंने यहां पे ये खुला खुला भी लिख दिया था। ठीक है जी, बोलो 18050। ठीक है जी, 1350। और अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता जी, ये मिटा देते, लेकिन फिर आप कहना था नहीं जी अभी तो नहीं। इसको घसीटते घसीटते भी हम कहाँ ले गए बेचारे को। नहीं यार, तस्वीर अभी बच्चों ने ली नहीं, अब पहले ले लेते तो अच्छा होता। वैसे चलें। अच्छा जी, अब रह क्या गया? ओ शेयर ऑफ प्रॉफिट, तुम क्या हुए पड़े हो? क्रेडिट, तुम तो गलत क्रेडिट हुए पड़े। तुम्हें सही करने के लिए शुक्र जगह छोड़ दी थी हमने। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट कितना? 3200। ठीक है जी, तो ये जरा खुली डुली होगी, 24300 और 3200। डन हो गया जी। ये जरा इधर हो सकता है जी, 16200 प्लस 3200 माइनस, चलें जी आप इसकी पिक्चर ले लें, बल्कि अभी रहता है एक और पार्ट, वो भी कर ही लेते हैं। मैंने मशवरा मांगा है तुमसे, तुमने अगर एक मशवरा भी दिया तो मैं तुम्हें क्लास से निकाल देना आज। जी बेटा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि उसने कमेंट्स में ये लिखा हुआ था, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमें तो आदत है ना, लेकिन वो कमेंट्स में उसने लिखा हुआ था कि बच्चों ने कंपाउंड एंट्री करने के चक्कर में भी गलतियां की हैं, तो अगर अलग अलग चलते तो ठीक रहता, पर हमें कोई मसला नहीं, हमने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए आप ऐसे ही चलें। तो जैसे जैसे बेटा पेपर में प्रेशर के लिए तो आपको हर दफ़ा एक तरह से सवाल कराए हैं, कितनी बारी कराए हैं सवाल, हले भी प्रेशर पेपर तो लेना है, तो फिर तुर जाओ किधरे जंगलों से जी। और दीवार हमने चुनवा दी। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ लें। बॉन्ड्स इशू किए हैं, लोन लिया है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है, एंड हैव बीन ट्रीटेड एज, सुबहान अल्लाह, हद हो गई, चलो लिख ली, मैं बोल दें बस अब। अच्छा, बॉन्ड्स इशू किए हैं और उनको गलती से क्या कर दिया है? शेयर समझी, शेयर इशू करने वाली, यानी कि उन्होंने एंट्री कर दी होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम,
खैर है, कोई नहीं मसला। हम देखते हैं करना क्या था पहले। तो 1 अप्रैल पे HL इशूड 40,000 बॉन्ड्स ऑफ 1000 ईच, ये फेस वैल्यू होती है, ऐसा ही है, एट अ प्रीमियम ऑफ, फेस वैल्यू पार वैल्यू जो भी कहें, एट अ प्रीमियम ऑफ 300, मतलब इशू कितने का किया होगा, 1300 का, ये इशू प्राइस होती थी। यादें ताज़ा हो रही। लेकिन इसने अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई तो इस पर रिकॉर्ड नहीं होना, माइनस करेंगे। ये रिडीमेबल है 8 साल में, रिडीमेबल 8 साल में, तो ये तो ट्रेडिंग वाला है नहीं, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट ही होती है, अनलेस कि वो कोई और बात कर दे FVTOCI वाली, ठीक है। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशुएंस ऑफ दीज बॉन्ड्स वॉज 20 पर बॉन्ड। 40,000 बॉन्ड्स हैं, हर एक के ऊपर 20 रुपये लगे तो टोटल 800, 1000 में यही बनता है 800, 1000, 8 लाख। विच इज और ये भी एक गलती है, एक गलती तो उन्होंने ये की है, और एक गलती जो है वो उन्होंने ये की है, एज यूजुअल हमने ब्लैक कर दिया उनकी गलती को, ठीक है। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज, जिस पर पेमेंट होगी इंटरेस्ट की, पता नहीं होगी नहीं होगी पर आना इस पर होता था, ठीक है। कूपन रेट जो आपके मॉडल स्केड्यूल के अंदर इंटरेस्ट पेड की फिगर निकलेगी, ठीक है। एनुअली ऑन 31 मार्च, अच्छा 1 अप्रैल 23 को अगर आपने इशू किए हैं तो ये तो 31 मार्च 2024 में जाके पेमेंट होगी, यानी हमारे साल में पेमेंट कोई नहीं है, तो रहने दें फिर, इंटरेस्ट तो है 9 महीने का। अच्छा इफेक्ट, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो इफेक्टिव रेट पर निकलता है, और एशियल मैयर्स एट अमोर्टाइज, वो भी उसने बता दिया है कि डिफ़ॉल्ट तुम क्यों सोचते हो, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना, ठीक है। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, तो क्या कॉलम्स होते थे जी, डेट, उसके बाद इफेक्टिव रेट पे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो निकलता था, तो इफेक्टिव रेट कितना है जी, लेकिन लगता किस पे था ये, ऑन बैलेंस, जरा छोटी राइटिंग है गुजारा करें, ठीक है। उसके बाद कूपन रेट वो है कितना, 20% ऑन फेस वैल्यू ही बता दो ना, वो निकाली नहीं है फेस वैल्यू, एक शेयर की ना बतानी, 40,000 इंटू 1000 कितना जी, 40,000, 1000 में चल रहा है ना सारा सवाल, ये 40,000 मैंने निकाल दिया, और उसके बाद क्या आता था जी, बैलेंस। अब ये रिकॉर्डिंग जो होती थी ये किस पे होती थी जी, ये इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन। अब इशू प्राइस क्या है जी, एक 40,000 शेयर हैं और हर एक शेयर 100 रुपए का नहीं, सॉरी 1000 रुपए का नहीं, फेस वैल्यू पे नहीं है बल्कि प्रीमियम पे है, 1300 है इशू प्राइस एक बॉन्ड की, तो इंटू 1300 माइनस दूसरी चीज भी मैंने अलग अलग निकाली है वहां पर, 20 इंटू 40, तो ये कितना बनता है, ये कितना बनता है वैसे 52,000, और ये कितना बनता है 800, इसका मतलब कितने पर रिकॉर्ड करेंगे, ये मैंने मिटा देना अभी, ठीक है ना। तो ये जनाब ये किस पर 51, ये 51200 कैसे निकला है, 52,000 माइनस ये करके, ठीक है जी, ओके डन। किस दिन इशू किए हैं ये जी, डेट क्या है 1/4/23, और सालाना तो 31 मार्च 24। हमेशा हम कॉन्ट्रैक्ट की, लोन की, लीज की डेट के हिसाब से चलते हैं, और जनरल एंट्रीज करते हुए फिर बाद में हम वहाँ से इंटरेस्ट वगैरह अलग करते हैं सारे, अभी तो IFRS 15 में भी ऐसे ही करते रहे, ठीक है ना। तो पूरे साल का इंटरेस्ट 51,200 पर 16% लगाओ, 81, ये क्या है इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन जो पेमेंट होती है वो इस पर होती है, 40,000 का 20%, 8,000। मुझे नहीं ज़रूरत इसकी, आपने निकालना तो बेशक निकाल लो, जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर करनी थी, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं मैंने, ठीक है। अब ये मिटा दूं, ये कहीं नोट कर लें, बल्कि मैं यूं कर देता हूं यार, ये ऐसे भी किया करते थे हम, मुझे याद आ गया,
हम यूँ स्टार लगा के या वर्किंग करके ना, ये कैसे निकला 51,200, 40,000 थे, 1240 में कर दिए इंटू 1300, ये जनाब आ गई इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसने अलग अलग दे दी थी, तो ये जनाब बन गया आपका 51,000। तो ये यहाँ से उठा कर उधर ले गए, ठीक है, चाहिए ना। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, कुछ नया तो नहीं किया अभी तक। ओरिजिनल एंट्री, अब ये पार्ट 1 आपका हो गया, अब पार्ट 2 के लिए आपने यहाँ से काम शुरू कर देना है, ठीक है जी। सबसे पहले ओरिजिनल एंट्रीज जी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, कैश आया है, लाइबिलिटी कैश आया, कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कितना कैश आया। अच्छा वैसे एक्चुअली कैश आया 52 है और 800 चला गया, तो नेट करके बस 51,200 ही आ गया ना, ठीक है, आसानी कर लो जहाँ हो सके। तो कैश डेबिट 51,200 से और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 51,200। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ गई, वो तो एक्सपेंस आउट नहीं होती, अमोटाइज कॉस्ट में या एफईटी ओसीआई में कैपिटलाइज होती है, लोन के केस में माइनस कर देते हैं। एक्सपेंस आउट तो सिर्फ कहाँ होती है, एफईटीपीएल। यादें ताज़ा हो रही हैं, ये रिवीजन ही हो रही है, ठीक है ना। वो समरी सिर्फ खोल नहीं रहा, आपके दिमाग में खुली होनी चाहिए वो समरीज। अगर अभी भी वो समरीज खोल के आपको पढ़ाऊँ तो फिर शर्म आनी चाहिए आपको अपने 115 लेक्चर्स पे। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री याद है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन, लोन डेबिट कैश, नेट डेबिट लोन, लोन डेबिट कैश, याद है, ऐसे करते थे, इतना आसान काम। तो अभी इंटरेस्ट की एंट्री करवा दो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 8192 से नहीं करना, क्योंकि इंटरेस्ट है ये 1 अप्रैल, नजर आ रहा है ना स्मार्ट, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 23 से। तो 1 अप्रैल 23 से 31 दिसंबर 23 तक के 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए। 8192 तो पहले लिखवा दो, इंटू 9/12 जी। अब ये 8192 के लिए वर्किंग 3 का रेफरेंस दे देना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को तंगी ना हो ज़्यादा। और कुछ कैश आया हो, कैश डेबिट 31 मार्च आया है, 24 23 के एंड पे खड़े हो, ये अगले साल आएगा, तो बस कहानी खत्म। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और हम भाईजान ने क्या कर दिया, उसने सबसे पहले तो कहा कि आपने घबराना नहीं है, और उसने फिर आपको कहा कि ये शेयर्स हैं, बॉन्ड्स इशूड बाय एचएल have been traded as equity instruments। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की एंट्री क्या होती है, शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कितने बॉन्ड्स थे, 1000 बोलो, ओ माय गॉड 1000 क्या था, अच्छा 40,000 बॉन्ड्स थे इंटू 1300 का एक बॉन्ड, तो 52,000 कैश डेबिट। लेकिन इधर तो उसने अपने लोग, अच्छा अब ये नहीं सोचना आपने कि उसने इक्विटी में कोई गलती फलां गलती कर, इक्विटी रिकॉर्ड किया तो वो सही किया हुआ है, बस इक्विटी के तौर पे रिकॉर्ड करना, ये थोड़ी गलती है बॉन्ड्स को जी। 1000 और बैलेंसिंग निकाल लो, या 40 इंटू 300 कर लो, 12,000। और वो यहां रुका नहीं, थका नहीं, बैठा नहीं, करता गया गलतियां, गलतियों पे गलतियां। और द ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज एक्सपेंस्ड आउट। क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 800 से, ये निकला हुआ वर्किंग की हुई है ऑलरेडी। रेक्टिफिकेशन में क्या रह गया, शुरू हो जाओ फिर मुसलमानों। इधर देखो, सबसे पहले कैश को फड़काए ना, कैश ही गलती नहीं होनी, कैश डेबिट होना था 51,200 से, हाँ हो गया है, मतलब थोड़ा मैंने इधर उधर तोड़ के एंट्री कर दी इसमें।
फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट होनी थी और फिर क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट और क्रेडिट। क्या ख्याल है ना? 51,200 जमा 61,44। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट करना था, नहीं किया, करें। ये बताओ ना कैसे नहीं। 51,200 जमा 6144 57,300 44। अच्छा 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 अच्छा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करना था, नहीं किया, तो कर लें यार, आप किस मर्ज की दवा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से? 6144। ये क्या? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, गलत है, सही करें। शेयर कैपिटल, अल्लाह करे हूँ थोड़ा शुक्र है इधर जाना जी, 40,000 और 12,000। नहीं तो ऊपर जगह होती है, एक लाइन छोड़ के एंट्री शुरू किया करो, बाद में कुछ चीज डेबिट वाली निकल आए, जगह ना हो तो ऊपर फेंक दिया बस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंस डेबिट हो गया गलती से, इसको क्रेडिट कर दो। कितने से? लें जी, आपकी रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर 8 नंबर का सवाल था। नहीं, नंबर बिल्कुल जस्टिफाइड है। आपने किया क्या इसमें? मैं तो समझा के कर रहा था, ये सारे काम आपने, और इसमें से आपने 5-6 नंबर स्पीड भी ले लेने थे, गलतियां करके भी, और आराम से करें तो गलतियां किए बगैर ले लेने थे। कोई ऐसी चीज़ बता दो जो आपने नहीं पढ़ी हुई, यहाँ पे आई हुई थी। पढ़ा होता है, बस ऐसी गलतियां करते हैं जैसे अब भाई ने देखो क्या किया। तो मैं कई बार शुरू से खप रहा हूँ, ये सबक है आपके लिए आज सबसे बड़ा। भाई उधर रखना, मैं बुलाऊंगा खुद। सबक है सबसे बड़ा आपके लिए। क्या? सवाल को कहता था ना 2 दफ़ा पढ़ा करो, फिर तीसरी बार करते हुए पढ़ा करो। तो 2 दफ़ा पढ़ना कहते हैं टाइम ज़ाया होता है। टाइम ज़ाया उस वक्त वो प्लान हो रहा होता है, टाइम ज़ाया नहीं होता। 6 महीने ज़ाया हो जाते हैं ये तेजियों में, खाम खा। 2 दफ़ा पढ़ो तसल्ली से, फिर तीसरी बार शुरू करो। अच्छा जी, ले आए तो पता नहीं कौन है यार, हले विचों बीमार हो गया सी, नहीं तो मैं बीमार हो जाना सी। 1 हो गया जी, 2 हो गया जी, चलो यार अब 3 तो खुद ही कर लो, जल्दी करो, कोई सोल्यूशन ना देखे, कहीं पे भी ना जाए। मैं आप लोगों को बिल्कुल ये ज़रूर दिखा दूंगा कि आपने दिमाग में क्या चीज़ को लेके आना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आप ताज़ा टमाटो, मतलब अभी आपकी रिवीजन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने का हक है। अभी आप टमाटो हैं। ये कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा किया था? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कंट्रोल टेस्ट, याद आ रहा है? ये थोड़ी सी बात, तस्वीरें अलग पैसे लगेंगे। ये लो, नजर आ रहा है बेटा? इसको ज़रा बोल्ड ना कर लें, मेरे ख्याल में बोल्ड कर लें, जो दूर वालों को तस्वीर में क्या नज़र आना। पहले इसको थोड़ा सा थल्ले लाएं, थोड़ा और थल्ले लाएं, थोड़ा इधर ले जाएं, थोड़ा इधर ले आएं, और अब इसको बोल्ड कर लें। नज़र आ रहा है? रह गए हो? पार्ट 2 शुरू करना है? कितनी देर हुई है? 1 घंटा हुआ है। ये सवाल पूरा कर लें फिर करते हैं। लें जी, ये है असल में हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज़। अगर लेसी के हैंड में है तो ये लीज़ है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज़ अगर लेसर के हैंड में है तो ये लीज़ नहीं है। और हाउ एंड व्हाट पर्पज़ जो है वो प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर है, लेकिन लेसी ऑपरेट कर सकता है और लेसी की डिमांड पर डिज़ाइन किया गया, तो फिर भी ये लीज़ है। ये कुछ बातें हमने की थी। यहाँ पे हम आए थे तो हमने ये बात की थी कि लीज़ है या नहीं है, ये डिसाइड करते हैं हम इन 2 टेस्ट्स की बेस पर। ये दोनों टेस्ट पास होने चाहिए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? आपको याद होगा मैंने यूँ कहा था आपको, शायद मार्कर की एग्जांपल देकर, कि मैंने कहा यार जाओ उस कमरे से मार्कर उठा के ले जाओ, उसमें मार्कर ही एक पड़ा है, एक्सप्लिसिट
ज़रूरत ने ये मतलब ये इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन होगी। और दूसरी बात, काफ़ी मार्कर पढ़े हैं तो मैंने कहा नंबर फ़लाँ, मार्कर नंबर 105129 जो है ब्लैक कलर का फ़लाँ अलमारी में फ़लाँ दराज के अंदर पड़ा हुआ, वो उठा लो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। एक आइडेंटिफिकेशन की एक निशानी तो ये होगी ना कि आइडेंटिफिकेशन हो, निशानदेही हो, और दूसरी निशानी क्या है, लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन का राइट ना हो। अब लेसर का सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव कब होता है, हमने कहा था जब प्रैक्टिकल एबिलिटी हो लेसर की और लेसर को उससे फ़ायदा हो, तो हम कहेंगे लेसर का राइट सब्सटेंटिव है। और अगर लेसर का राइट सब्सटेंटिव है तो लेसर का राइट सब्सटेंटिव होने की वजह से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फेल हो जाता है और फिर लेसर ये लीज नहीं है, ये फिर कोर कॉन्ट्रैक्ट है। और कंट्रोल टेस्ट क्या कहता है, लेसी के पास राइट टू ऑब्टेन ऑल बेनिफिट्स, सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स है, और लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज भी हो तब भी काम चलेगा। बड़ी तफसील से ये बातें की थी, 2 दिन लगा दिए थे उस वक्त हमने। अब इस वक्त तो कटाई का वक्त है ना, तो मैक्सिमम यही कर सकता हूँ मैं आपको कि मैं थोड़ा सा आपको ज़रा इसकी निशानदेही कर दी, ठीक है जी। वापस अपनी असल हालत में ले आए इसको। आप सवाल पढ़ें, अब सवाल ना पढ़ें, जवाब भी लिखें। पढ़ लिया है? Alluring Limited is considering to enter into an agreement with Charming Limited for use of a photocopy machine for 5 years. तो photocopy machine है हमारा वो एसेट जिसको AL जो है वो लीज पे लेना चाह रहा है। Initial draft contract terms are under consideration between initial draft contract fulfills all conditions to be classified. वो पहले जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें तो ये लीज ही थी, लेकिन कुछ चेंजेस किए हैं। हाउएवर फॉलोइंग एडिशनल टर्म्स आर अंडर कंसीडरेशन बिटवीन, अभी वो सोच रहे हैं कि इसको इंक्लूड कर दें। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि अगर ये इंक्लूड हो तो इससे ये लीज रहेगी। पहले वाला कह रहा है लीज थी, पहले जो एग्रीमेंट बना है वो लीज सही है, लेकिन अगर ये ऐड कर देंगे तो फिर पता करें, बताएं आप लीज है भी या नहीं। अब 1 बाय 1 करते हैं इसको। इंस्टेड फिक्स्ड रेंटल्स, लीज रेंटल्स वुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फोटोकॉपीज प्रोड्यूस्ड। वेरिएबल रेंटल तो जायज़ नहीं है। अभी कल पढ़ा है हमने रिवीजन में भी, और पहले भी पढ़ा था, और पहले क्लासेस में भी ये कहा था कि बच्चे समझते हैं कि मिसाल के तौर पे पहला किराया 5,000 तो दूसरा 4500, तीसरा 4,000, ये वेरिएबल कंसिडरेशन हो गई। ये वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं होती, मैंने आपको कहा था ये वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं है। ये स्टार्ट पर ही फिक्स कर दिए कि हर साल, हर महीने, हर पीरियड के बाद जो है वो 5% 10% कम होने। वेरिएबल ये है कि भाई ये 5,000 किराया हो गया फिक्स्ड इस फोटोकॉपी मशीन का, और अगर आप इसके मतलब आप 5,000 फिक्स किराया दें, उसके बाद पर कॉपी हमें 2 रुपये पे करें। अब कॉपियाँ ज़्यादा बनेंगी तो किराया ज़्यादा बनेगा, कॉपियाँ कम, बारिश ज़्यादा आएगी तो पानी ज़्यादा आएगा, कॉपियाँ ज़्यादा होंगी तो किराया ज़्यादा बनेगा, कॉपियाँ कम होंगी तो किराया कम। ये है वेरिएबल लीज पेमेंट। तो क्या ये जायज़ नहीं है? बिल्कुल जायज़ है, इससे तो कोई मसला नहीं। तो वो कह रहा है कि अगर आप एडिशनल टर्म्स को इंक्लूड करें तो टर्म 1 जो है इससे कोई मसला नहीं होगा। तो अब आप इसके बारे में आपने क्या करना है, इवेल्यूएट करना है ना। ये तो आसान काम है, इवेल्यूएट करना आसान होता है, वो आपने लंबी अंग्रेजी नहीं लिखनी। आपसे ये कहोगे कि द लीज रेंटल मे बी बेस्ड द वेरिएबल, द लीज पेमेंट्स मे इंक्लूड वेरिएबल लीज रेंटल्स, ठीक है। देयरफॉर दिस द इंक्लूजन ऑफ दिस टर्म विल नॉट लीड टू लीज बीइंग क्लासिफाइड, या विल लीड टू लीज बीइंग क्लासिफाइड एज लीज, ठीक है, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद आप पढ़ें नंबर 3, AL will, नंबर 3 पहले पढ़े। AL will have right to terminate the contract after 3 years। क्या हो गया, टर्मिनेट कर सकता है तो कर दे। वो तो फिर आगे सवाल यहां से बने होते थे, 3 साल बाद टर्मिनेट कर सकता है। हमें लगता है कि वो करेगा, हम रोक देते थे। हमें लगता था वो नहीं करेगा तो चला लेते थे आगे। लगता है करेगा तो पेनल्टी है, लीज पेमेंट में लेते थे। यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है टर्मिनेट 3 साल बाद कर लेगा तो कर लेगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 5 साल का, तीसरे साल के एंड पे वो टर्मिनेट कर सकता है, इससे कोई मसला नहीं। और नॉर्मली फिर ऐसे सवालों के अंदर पेनल्टी डाल देता था लेसर कि अगर तुम टर्मिनेट करोगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। क्या ख्याल है, समझ में आती है? तो इसके बारे में भी आप लिखोगे कि द टर्मिनेशन राइट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बीइंग क्लासिफाइड एज नॉट अ लीज, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ बिल्कुल ओके। चलें आगे। अब पढ़ें आप नंबर 4। मैं पढ़ा देता हूँ सोल्यूशन, यही बातें लिखी हुई, कोई अलग बात नहीं लिखी हुई जी।
नहीं ऐसे नहीं लिखा होगा जो एंड पे बोला, लेकिन यही बात, CL will have the right to replace machine with another machine। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी बात लिखनी पड़ेगी। आप ये कहोगे कि इफ द राइट टू रिप्लेस मशीन ऑफ लेसर इज सब्सटेंटिव then this will not be a lease because कौन सा टेस्ट फेल हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या कंट्रोल टेस्ट? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट विल फेल। अब उसके बारे में थोड़ा लिखोगे आप क्या कि सब्सटेंटिव राइट कब, सब्स्टिट्यूशन राइट कब सब्सटेंटिव होता है? व्हेन लेसर हैज़ प्रैक्टिकल एबिलिटी, जो कि नज़र आ रही है, और दूसरी बात पता नहीं है लेकिन हम लिख तो देंगे, व्हेन लेसर हैज़ प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट एंड लेसर विल गेट बेनिफिट या विल गेट फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सचेंज। ठीक है, ये बात लिखोगे आप। 8 नंबर है ना, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। जहाँ क्लियर नहीं है वहाँ पे ये कहानी लिखी आप। ठीक है, तो ये नंबर 4 डालने से ये लीज नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन राइट है। लेकिन साथ ही थोड़ी सी एडिशनल, क्योंकि डिस्कशन है, साथ ही ये कह दोगे कि सब्स्टिट्यूशन राइट जो है वो सब्सटेंटिव हो, तो ये लिखकर फिर आगे बताना कि सब्सटेंटिव कब हो सकता है। ओके, आखिरी पढ़ो, फिर सोल्यूशन पढ़ाता हूँ इसका, क्योंकि ये जो सवाल मैं करवा नहीं रहा, इनके सोल्यूशन फिर ऐसे ही पढ़ाऊंगा ना। मशीन विल बी प्लेस्ड इन अ कॉमन एरिया वेयर नेबरिंग दफ्तर वाले कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट बाय पेइंग चार्जेस टू, ये तो फिर आधा आधा हो गया। ये तो फिर सारे फायदे ही इसको नहीं आ रहे। लेसी के पास सब्सटेंशली सारे बेनिफिट नहीं आ रहे, साथ साथ वो भी बेनिफिट ले रहा है इससे। ठीक है, लेसी के पास शायद राइट टू डायरेक्ट द यूज़ भी नहीं है, क्योंकि वो अब इनका बंदा भी खड़ा है, उनका बंदा भी खड़ा, कहेंगे भाई हम भी किराया देते हैं। किराया भी किसको दे रहे हैं? ये को सब लीज भी नहीं है, ध्यान से पढ़ो। लेसी ने आगे किराया पर नहीं दिया हमसाये को, लेसर ने कहा यार दोनों दुकान वाले दरम्यान में रख रहा हूँ, तुम मुझे जो है ना वो किराया दे देना। उससे भी अपने किराया तय कर लिया, इससे अपना कर लिया। तो फिर लेसी बेचारे के पास कोई राइट टू डायरेक्ट यूज़ तो नहीं ना होगा। मैं कहा यार मशीन को इधर रख दो, इधर, वो कहेगा नहीं इधर ही पड़ी रहे भाई, मैं भी किराया देता हूँ। मसला तो पड़ गया ना, तो ये लीज नहीं है। पढ़ लें जी। अच्छा, ये थोड़ी सी देखें, इन्होंने अलग अलग की हुई हैं एंट्रीज, जैसे वो स्टूडेंट ने कहा है ना कि अलग अलग ना कर लें, लेकिन आप इनको ऐड करेंगे। अच्छा, वो शायद टोटल भी ना आए, उसकी वजह एक छोटी सी होगी, टोटल सेम ना आए। किस वाली में एंट्री में? इसी में था शायद। ये जो 1350 है ना शायद, इसको या कोई एक चीज़ ऐसी थी जो मैंने वहाँ पे नेट नहीं की हुई, आपको नज़र आ रहा होगा। एंट्री बिल्कुल सही है। ये जो 1350 मैंने माइनस नहीं किया हुआ, इस वजह से डेबिट क्रेडिट उन वाला और इन वाला बराबर नहीं, लेकिन एंट्रीज बिल्कुल ठीक है। ये हमने अपने तरीके से की, ठीक है ना। 12 सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन यहाँ से फाइनल हो गया उसको उधर से देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, सेम टू सेम एंट्रीज। बस उन्होंने अलग अलग एंट्री की हुई है और हमने जहाँ हो पाया कंबाइन कर दिया। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो आपकी 100% सेम एंट्रीज होंगी जैसे आईक्यू का सोल्यूशन है। ओके, अच्छा, ये इन्होंने भी ऐसे ही बनाया, इन्होंने भी नहीं लिया। गुड, तो बात हो गई ना। कहाँ थे हम? 1 पे हैं यार, 1 हो गया, 3 पे थे। सुभान अल्लाह, टर्म 1। अच्छा, ये ऊपर वाली लाइन तो मेरे ख्याल में हमें लिखी है, ये इवेल्युएशन ऑफ वेदर ईच ऑफ एडिशनल टर्म्स वुड अफेक्ट क्लासिफिकेशन। ऊपर वाली डेफिनेशन कोई जरूरी नहीं थी, ठीक है, सिर्फ इतना काफ़ी है। ठीक है, नंबर 1, इंक्लूजन ऑफ दिस टर्म वुड नॉट अफेक्ट क्लासिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट एज AL विल बी पेइंग कंसिडरेशन फॉर यूज़। 2 कंसिडरेशन वेरिएबल। अब अपने अल्फाज में, ये कहीं स्टैंडर्ड में तो ऐसे नहीं लिखा हुआ था, आपने भी अपने अल्फाज में लिखना था कि आप पेमेंट तो कर रहे हैं ना, वो कंसिडरेशन जो है वो वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, लीज पेमेंट में भी वेरिएबल। बस इतना ही पढ़ाया हुआ है, एक जगह पे आपको एक सवाल छोटा सा करवाया था वेरिएबल का, वो वही है, उसके अलावा ना कभी आया ना कुछ। बस स्टैंडर्ड के अंदर ये थोड़ी सी बात है, पढ़ाई आती है और फिर समझाने के लिए छोटी सी एग्जाम्पल करवाई जाती है, और देख लो उसका इतना कि असर पड़ा है बस आप। अच्छा, इंक्लूजन ऑफ दिस टर्म में एक्सक्लूड, नहीं कौन सा तीसरा पढ़ा था फिर? इंक्लूजन ऑफ दिस टर्म वुड नॉट अफेक्ट क्लासिफिकेशन एज AL विल हैव द राइट टू यूज एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 वेरिएबल, मतलब कोई बात नहीं, एक्सटेंशन वो टर्मिनेशन कर सकता है, लेकिन स्टिल उसके पास राइट है। फिर मैंने चौथा पढ़ा है, इंक्लूजन ऑफ दिस टर्म में एक्सक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट एज लीज डिपेंडिंग ऑन वेदर सब्स्टिट्यूशन राइट इज सब्सटेंशियल। बता दो कि सब्सटेंशियल कब होगा? व्हेन सप्लायर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी और सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली। ठीक है, और लास्ट इज inclusion of this term would exclude contract as lease as it would restrict lessee's right to direct how and for what purpose the machine can be used and would be also used by others। ठीक है, तो more or less हमने भी वही बातें करनी थी ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म करते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे फिर इसका 10 मिनट के बाद।
अच्छा वैसे कमेंट्स पढ़ा करें साथ साथ। अब हमने जो क्वेश्चंस पढ़ लिए इसके कमेंट्स देखें कितना फ़ायदा दे रहे हैं। एग्जामिनीज प्रोवाइड करेक्ट एंट्रीज इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग एंट्रीज। चवला चेक करो, ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा है। ओ भाई खुदा के बंदो, नीचे लिखा हुआ है करेक्टिंग एंट्रीज करो, ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा है। हद हो गई। द शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज, ये बता दिया आपको, ये तो आपने भी चवल मारी है आज, ठीक है। Examiners attempted to consolidate multiple entries into one compound journal entry, leading to errors. A step-by-step approach to correct each entry individually would have simplified correction. लेकिन हमें कोई मसला नहीं, हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, आप बेशक जैसे सिखाया वैसे करें, ठीक है। ये तो उन बच्चों ने किया होगा जिन्होंने पहली बार, जिन्होंने इंटरव्यू सही नहीं किया होगा, फेयर 1 में भी करेक्शन नहीं करके आए होंगे, तो उनके मसाइल चलते ही रहते हैं बेचारों के। कोई बात नहीं, अलग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन कंबाइन करने में हमें कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 2 कौन सा था? ये नोट वाला IS1 का फाइनल अकाउंट्स 30% पार्ट 1 में कितने मार्क्स हैं? 30% ऑफ एग्जामिनर डिड नॉट सिक्योर एनी मार्क्स इन पार्ट ए। डिस्क्लोजर छोड़ के चले जाते हैं ना, डिस्क्लोजर मुश्किल है, मर गए सर वो कैसे याद करें। यकीन करें भी ड्यूरिंग जब मैं पढ़ा रहा था तो कई बच्चे मेरे पास आए, सर इसको छोड़ना दे। सर दान के कई बच्चे आए, सर वो आजकल डिस्क्लोजर चले, छोड़ना दे। मैं कहा खुदा का वास्ता है छोड़ दे, कोई मुश्किल है, कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे छोड़ दें, मुश्किल है ही नहीं, थोड़ा हिम्मत तो करो। और वही बात हुई है, जब आपने जब एंड किया है तो उसके बाद आपको लगने लगे कि हाँ यार ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब आप हालात देख लो, 30% बच्चों ने कोई मार्क्स सिक्योर नहीं किए और 70% जो है उन्होंने पार्ट बी में भी नहीं किए। दीज एग्जामिनीज आप लोगों की बात कर रहा है, अपीयर टू हैव स्किप्ड द टॉपिक्स एग्जामिन्ड, उसको भी पता है। और आई कैप ये रोला मीटिंग में भी डालता है, जब हम जाते हैं तो जब कोई मीटिंग्स होती हैं तो ये बच्चे जो है वो अब ये करके आते हैं, सिलेक्टिव स्टडीज़ करके आते हैं, वही मारे जाते हैं। तो जो छोड़ के जाओगे, मैं इसलिए कहता हूँ वो तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। उसकी वजह ये होती है कि कुछ छोड़ता हुआ है नहीं, ठीक है, तो आ तो जाना ही है। तो जब सब करवाया जाए तो सब करके जाओ। एग्जामिनर फेल टू सेपरेट डिस्क्लोज रेम्यूनरेशन ऑफ बोथ ऑडिटर्स इन पार्ट ए। शायद उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा डिस्क्लोजर्स को, कोई एक किसी ने किया तो दूसरा उन्होंने नहीं किया होता, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के गए थे आप लोगों ने। यानी आपका अगर ये पेपर होता तो आपने इसमें से आधे नंबर ले लेने थे अभी। क्वेश्चन 3 कौन सा है? रॉन्ग कंक्लूजन वर ड्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 और 3। 2 कौन सा है भला, चेक करो जरा, 2 कौन सा है जिसके अंदर वो क्या कह रहा है? कॉमन एरिया। और दूसरा कौन सा 3, वो कौन सा है? वो टर्मिनेशन का नहीं, ये लीज नहीं है, यही हो सकता है ना। एग्जामिनर्स फ्रीक्वेंटली प्रेजेंटेड कंक्लूजन विदाउट प्रोवाइडिंग करस्पॉन्डिंग रीजंस और एक्सप्लेनेशन। सिर्फ ना वो मैं हमेशा ही मना किया आपको कि जब डिस्कस वगैरह का सवाल ये ना कहा करो इट इज नॉट अ लीज, इट इज अ लीज। अब भाई ये क्या बात है, उससे बताओ क्या बात है, थोड़ी सी तो बात करो। क्वेश्चन 4 हमने कर लिया है, ये पहले ही कर लिया था, इसके कमेंट्स खुद पढ़ लेना। क्वेश्चन 5 अभी करते हैं इंशाअल्लाह। IFRS 15 का है अभी पार्ट। मैंने ज़रा पार्ट ए को दोबारा शुरू किया था, मैंने कहा ये कमेंट्स ज़रा पढ़ लो, अपने हालात चेक किया करो, ठीक है जी। पार्ट 2 में मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट तक।